नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक-ठाक। तो आज का टॉपिक है अपना पदार्थों के सामान्य गुण, है ना? पदार्थों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? और ये बुक है कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 तक जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है साइंस का सारा इसमें इंक्लूड किया गया है, सारा दिया गया है, ठीक है? और इसका जो राइटर है कौन है? महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा, ठीक है। वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया, जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु है सब वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया और न्यू एडिशन का बुक है। तकरीबन इसमें 50+ वन लाइनर के फॉर्म में महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं और साथ में याद भी करते चलेंगे, ठीक है। आते हैं पॉइंट पे। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक होता है ना? क्या होता है? कम होगा या अधिक होगा? तो अधिक होता है। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाती है फिर भी उसके अंदर रहने वाली जलीय जंतु जीवित रहती है, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है, ठीक है ना? झील का ऊपरी सतह का पानी तो जमा हुआ रहेगा, लेकिन जो नीचे वाला भाग होता है पानी का वो नहीं जमता है, इसलिए बहुत सारा जीव उसके अंदर जीवित रह पाता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होगी? वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। वह समुद्र में क्या हो जाएगा? कुछ ऊपर उठ जाता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आकार पर उसका क्या करेगा? आकार बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव होगा? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायुमंडलीय दाब ऊपर में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वायु दाब में कमी होने के कारण क्या हो जाता है? स्याही पेन से निकलना चालू हो जाता है, ठीक है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से क्या होता है? अधिक होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव की बात करते हैं। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य स्वसंजक बल। पृष्ठ तनाव के क्या कारण है? अणुओं के मध्य स्वसंजक बल के कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम इंगित होती है। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से क्या होता है? कम होता है, इसलिए क्या करता है? जल पर फैल जाता है ना? वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है? उसकी वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। अगला है वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादल क्यों तैरते रहता है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है, इसलिए क्या करता है? आसमान में तैरते रहता है, इधर से उधर चलते रहता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पानी में क्या करते रहती है? तैरते रहती है ना? छोटा सा कील होगा, पानी में कैसे क्या करेगा? तैरते रहे। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक
अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। पारे के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में क्या करते रहती है? तैरते रहती है। लोहे का कील पारा में तैरते रहेगी, लेकिन पानी में क्या होता है? डूब जाता है। पौधों की जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? केशिकता, कैपिलरिटी होता है। कैपिलिटी होता है ना। केशिकत्व के कारण क्या होता है? पानी ऊपर चढ़ जाता है, जड़ों से पत्ती तक पहुंच जाता है। स्टोव में मिट्टी के तेल की बत्ती मिट्टी के तेल की बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशिकत्व के कारण क्या होता है? जो होता है ना स्टोव या फिर लालटेन, जो उसका बत्ती होता है ना, तो बत्ती के द्वारा तेल नीचे से कहाँ चढ़ जाता है? ऊपर चढ़ जाता है। किसकी वजह से? केशिकत्व के गुण के कारण क्या होता है? ऊपर चढ़ जाता है। चाहे डिबिया में भी तो वही स्थिति होती है। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक है? क्वार्ट्ज की सर्वाधिक है प्रत्यास्थता। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करती है फाउंटेन पेन। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल होता है। 1.013 गुना 10⁵ पास्कल होता है वायुमंडलीय दाब। किसमें? समुद्र तल पर। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। जल से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण क्या हो जाता है? चिपक जाता है। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों होती है ना? एक तो स्टील होता है ना, और एक रबर, दोनों में प्रत्यास्थता की बात करते थे, किस में ज़्यादा हो? ठीक है ना। तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होगी। अधिक विरूपक बल की क्या हो जाएगी? आवश्यकता होगी। डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता क्या होगी? ज़्यादा होगी। किसके लिए? स्टील के लिए। रबर के लिए थोड़ा कम होगी। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाता है क्योंकि उसके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? परनोद थ्रस्ट कहते हैं। परपेंडिकुलरली लगेगा जो बल। जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है ना। गति करना क्या है? सरल है। गति करना क्या है? सरल है। अगला टॉपिक अपना तरंग गति। अगला टॉपिक कौन है? ये तरंग गति का है। ये आपका जो टॉपिक है ये तरंग गति का टॉपिक है ना। वेव स्पीड का टॉपिक है ये। ऊपर में हेडिंग नहीं है, लेकिन आपका ये जो टॉपिक है कौन सा गति है? तरंग गति। तरंग गति का टॉपिक है वेव स्पीड का टॉपिक। चलिए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं और इसके बारे में जितना ही महत्वपूर्ण पॉइंट है सारे पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे और इसका जो प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग है इसी में पढ़ना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली
तरंग कौन सी है? अवरक्त तरंगे होती है, इंफ्रारेड वेव होती है, जो कि रात में देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। जो ट्रक होता है ना, ट्रक में यही इस्तेमाल किया जाता है विजिबिलिटी के लिए। जब ट्रक बहुत बहुत ज़्यादा धुंध है ना, तो ये तरंग द्वारा क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है ज़्यादा दूर तक। ठीक है ना। तो रात्रि दृष्टि उपकरण बोले तो नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? अवरक्त तरंगे है, इंफ्रारेड वेव होता है। दृश्य प्रकाश जिसको हम लोग देख सकते हैं, विजुअल लाइट का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। इधर दिया गया अनुप्रस्थ तरंगे, इधर दिया गया अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे के अंतर्गत कौन आता है? अनुदैर्ध्य तरंगे के अंतर्गत कौन आता है? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है ना। इसको चलिए याद करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे में कौन आएगा? प्रकाश तरंगे। भूकंपीय तरंगे में एस तरंगे आएगा। डोरी युक्त तरंगों में उत्पन्न तरंगे सितार, गिटार और वीणा, ये किस में आ जाएगा? अनुप्रस्थ तरंगे में है। उसके बाद स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न जो तरंगे, जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, वो भी किसके तरंग में आ जाएगा? अनुप्रस्थ तरंगे में आएगा। तो अनुप्रस्थ तरंगे में क्या आएगा आपका? प्रकाश तरंगे आ जाएगा। भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे आ जाएगा। डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, जैसे ऐसा यंत्र जिसमें डोरी लगा होता है ना, तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होता है, कौन सा तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है ना। जैसे सितार, गिटार, बीना। इसमें स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे, है ना, ये सब कौन है? अनुप्रस्थ तरंगे। अगला देखते हैं हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगे कौन कौन है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। भूकंपीय तरंगे में पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अल्ट्रासाउंड तरंगे कौन सा तरंगे है? अनुदैर्ध्य तरंगे है। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। परावैंगनी विकिरण एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणों व गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य की आरोही क्रम क्या है? तो पहले आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है ना। तो आरोही क्रम में सजाएंगे, सबसे छोटका वाला पहले और सबसे बड़ा वाला बाद में। तो गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, सूक्ष्म किरणें, ये सब आ जाए। गा ए प स, है ना, इसे याद रखें। तो इस प्रकार से गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें और सूक्ष्म किरणें। ठीक है। चलिए देखते हैं अगले हम लोग प्रमुख विद्युत चुंबकीय जो तरंग है उसकी आवृत्ति देखेंगे, तरंग दैर्ध्य देखेंगे, खोजकर्ता कौन है उसको देखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग का और उपयोग कहाँ किया जाता है, इस सारे पॉइंट को देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है ना। अगला पहला है गामा किरणें। गामा किरणें का खोजकर्ता कौन है? पॉल बिलार्ड कौन है? गामा किरणें का खोज है। इसका तरंग दैर्ध्य परास कितना होता है? तरंग दैर्ध्य परास है 10⁻⁴ मीटर से 10⁻⁴ मीटर से 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है ना। 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर इसका तरंग दैर्ध्य परास है, रेंज, है ना। आवृत्ति की बात करते हैं तो 10⁻20 से 10⁻18, है ना, 10⁻20, 10⁻20 से 10⁻18 इसकी आवृत्ति है। आवृत्ति कितना है? 10⁻20 से 10⁻18 गामा किरणों की आवृत्ति है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में इसका प्रयोग किया जाता है ना।
अगला देखते हैं एक्स किरणें। एक्स किरणें का खोज किसने किया था? WC रंटजन। WC रंटजन ने किसका खोज किया था? एक्स किरणों का खोज किया था। इसका बात करते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य कितना है ना? तरंग दैर्ध्य 10 के पावर -10 से 10 मीटर से 10 के पावर -8 मीटर इसका क्या है? तरंग दैर्ध्य है ना, रेंज परास इतना हो गया। अगर आवृत्ति परास की बात करते हैं तो आवृत्ति परास इसका कितना है? 10 की पावर 18 से 10 की पावर 16। 10 की पावर 18 से 10 की पावर 16 इसका क्या है? आवृत्ति है, आवृत्ति परास। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका प्रयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। किसका? एक्स किरणों का। अगला है पाराबैंगनी किरणें। पाराबैंगनी किरणें का खोज किसने किया था? जोहान रिटर ने किया था। जोहान रिटर ने किया था। और इसका बात करते हैं तरंग दैर्ध्य परास। तरंग दैर्ध्य परास कितना होता है? 10 के पावर -8 मीटर से 10 के पावर -6 मीटर तक इसका होता है। और इसकी आवृत्ति की बात करते हैं तो आवृत्ति परास कितना होती है? 10 के पावर 16 से 10 के पावर 14 है ना। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। किसका प्रयोग? पाराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला है दृश्य किरणें। दृश्य किरणें विजुअल रेडिएशन का खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। और इसका बात करते हैं तरंग दैर्ध्य परास की बात करते थे, कितना है? 3.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर होता है। ठीक है ना। 3.9 गुना 10 के पावर 7 मीटर से 7.8 गुना 10 के पावर -7 मीटर। ठीक है ना। इसका क्या है? तरंग दैर्ध्य परास है। अगर आवृत्ति की बात करते हैं तो आवृत्ति कितना है? 10 के पावर 14 से 10 के पावर 12। 10 के पावर 14 से 10 के पावर 12। इसकी उपस्थिति में, इनकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती। इनकी उपस्थिति में क्या? इनकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती है। इनकी उपस्थिति से वस्तुएं क्या होती है? दिखाई देती है। अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण आपका है अपर अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण का खोज किसने किया था? विलियम हर्शेल ने किया था। और इसका तरंग दैर्ध्य परास कितना होता है? 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से कितना होता है? 10⁻³ मीटर होता है। ठीक है ना। इतना होता है 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से 10⁻³ मीटर होता है। इसकी आवृत्ति की बात करते हैं, आवृत्ति कितना होता है? 10 के पावर 12 से 10 के पावर 10 है ना। और इसका प्रयोग क्या किया जाता है? फोटोग्राफी में सिकाई में एक टीवी के रिमोट कंट्रोल में इसका प्रयोग किया जाता है। लघु रेडियो तरंग। लघु रेडियो तरंग का खोज किसने किया था? हेनरिक हर्ट्ज ने लघु रेडियो तरंग खोज किया था। हेनरिक हर्ट्ज ने किसका खोज किया था? लघु रेडियो तरंग का खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। और इसका जो रेंज होता है तरंग दैर्ध्य परास कितना होता है? 10 की पावर -3 मीटर से 1 मीटर। 10 की पावर -3 मीटर से 1 मीटर तक होता है इसका तरंग दैर्ध्य परास। अगर बात करते हैं इसकी आवृत्ति परास तो कितना होता है? 10 के पावर इसका होता है तरंग दैर्ध्य परास कितना है? 10 की पावर -3 10 की पावर -3 मीटर से 1 मीटर तक होता है इसका तरंग दैर्ध्य परास। और इसके आवृत्ति परास कितना होता है? 10 के पावर 10 से 10 के पावर 8 होता है। 10 के पावर 10 से 10 के पावर 8। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में इसका प्रयोग किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगे का खोज किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। इसका जो तरंग दैर्ध्य रेंज है कितना है आपका? 1 मीटर से 10 की पावर 4 मीटर। 1 मीटर से 10 की पावर 4 मीटर। ठीक है ना। और आवृत्ति परास कितना है? 10 की पावर 6 से 10 की पावर 4। ठीक है ना। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट था सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है ना। तो चलिए एक बार हम नाम और खोजकर्ता देख लेते हैं। गामा किरणें का खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड ने किया था। गामा किरणें का खोज पॉल विलार्ड ने किया था। एक्स किरणें का खोज WC रंटजन ने किया था। WC रंटजन ने किया था। पाराबैंगनी किरणों का खोज जोहान रिटर ने किया था। दृश्य किरणों का खोज न्यूटन ने किया था। अवरक्त विकिरण का खोज विलियम हर्शेल ने किया था। लघु रेडियो तरंग का खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। और दीर्घ रेडियो तरंग का खोज मार्कोनी ने किया था। ठीक है। दीर्घ रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? आयन मंडल से परावर्तित होती है। दीर्घ रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से परावर्तित होती है। कूलिज
नलिका, कूलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग, कूलिज नलिका बोले तो ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणों में किया जाता है। किसके लिए क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कूलिज नलिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 सामान्यतः किस चिकित्सा में विकिरण सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? क्यों प्रयोग किया जाता है? गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण इसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में भी किया जाता है इसका प्रयोग। बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है, अवरक्त किरण का होता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं तक दोस्तों। ठीक है ना, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लेके आएंगे ध्वनि वाला जो टॉपिक है उसको लेके आएंगे। ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। ठीक है, नमस्ते।